हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम यहाँ पर पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस देखो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो संभावना है कि आपके आगे आने वाले राज्य चयन आयोग या फिर शिमला बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। इससे पहले हमने 4 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस करके रखी हुई हैं, तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर पॉलिटी क्वेश्चंस लक्ष्य सीरीज करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम यहाँ पर पार्ट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। बाकी अगर आपके कोई भाई बहन या फिर दोस्त गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों, तो उनके पास भी हमारी वीडियोस को शेयर कर दिया करें। तो चलिए फिर बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। द इंटर स्टेट काउंसिल वाज एस्टेब्लिश इन 1990 इन परस्यूरेंस ऑफ द रिकमेंडेशन मेड बाई। तो अंतर राज्यीय परिषद की स्थापना 1990 में निम्नलिखित द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसरण में की गई थी। तो आपसे यहाँ पर सिंपल पूछा गया है कि इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना किस समिति या फिर किस आयोग की सिफारिश पे की गई थी। तो वह किस आयोग की सिफारिश पे की गई थी? तो वो की गई थी सरकारिया आयोग की सिफारिश पे। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आप सभी को पता है कि बहुत सारे आयोग हैं, बहुत सारी समितियां हैं जो कि आपसे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। वन बाय वन मैं उनके बारे में आपको यहाँ पर बताऊंगा, आपने बिल्कुल ध्यान से उनको सुनना है। एक आपसे पूछा जाता है हिल्टन यंग आयोग, जिसको हम शाही आयोग बोलते हैं। तो इसके द्वारा आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो हिल्टन यंग आयोग, जिसको शाही आयोग बोलते हैं, उसके द्वारा आरबीआई की स्थापना की गई थी। एक आपसे पूछा जाता है नरसिम्हा समिति। तो जब भी आपसे पूछेंगे कि नरसिम्हन समिति के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी, तो नरसिम्हन समिति किससे संबंधित है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो ये संबंधित है बैंकिंग सुधार से। जब भी आपसे पूछेंगे कि बैंकिंग सुधार से कौन सी समिति संबंधित है, तो वो है नरसिम्हन समिति। उसी की तरह एक और क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है टैक्स रिफॉर्म से संबंधित। जब भी आपसे पूछेंगे कि टैक्स रिफॉर्म से कौन सी समिति संबंधित है, तो वो हो जाएगी राजा चलैया समिति। और ये क्वेश्चन देखो, मैंने आपको बार बार जो है तो करवाए हुए हैं, बार बार इनको रिवाइज करवाया हुआ है। ये आपको ध्यान में रखने हैं। एक आपसे पूछा जाता है ली आयोग। तो ली आयोग, इसके द्वारा क्या किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ली आयोग के द्वारा लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक और क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि इंश्योरेंस इंश्योरेंस रिफॉर्म यानी कि बीमा सुधार से संबंधित कौन सी समिति है। तो जब भी आपसे पूछेंगे बीमा सुधार से संबंधित कौन सी समिति है, तो वो हो जाएगी मल्होत्रा समिति। और ये क्वेश्चन जो है तो आपके शिमला बोर्ड के पेपर 1 में पूछा जा चुका है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। आप सभी को पता है नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे की गई थी। तो नाबार्ड की स्थापना शिव रमन समिति की सिफारिश पे की गई थी। और नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक इंपॉर्टेंट समिति मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके शिमला बोर्ड में पूछी गई है। आपसे पूछा गया है कि पीसी होट्टा समिति ये किससे संबंधित है और ये कब की है। तो 2004 की यह समिति है पीसी होट्टा समिति। और यह सिविल सर्विसेज में सुधार हेतु लाई गई थी। किसके लिए लाई गई थी? सिविल सर्विसेज में सुधार हेतु पीसी होट्टा समिति को लाया गया था। और ये बात है 2004 की। ये क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द कैबिनेट मिशन प्लान फॉर इंडिया एनविसेस्ड। तो भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना ने विचार रखा था, तो वो किसका रखा था? तो वो रखा था यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया हुआ है, क्योंकि ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके हमीरपुर बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो ये आपने स्टार लाइनर यहाँ पर कर लेना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो गया? यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब इस क्वेश्चन से संबंधित बहुत से पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सभी को पता है कैबिनेट मिशन की यहाँ पे बात आई है, तो कैबिनेट मिशन से कितने सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि कैबिनेट मिशन की स्थापना कब की गई थी, कितने इसमें सदस्य हुआ करते थे, कैबिनेट मिशन दिल्ली कब आया था, और दिल्ली आने के बाद इसने अपने प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया था। और मेन बात यहाँ पर आ जाती है कि कैबिनेट मिशन का मूल उद्देश्य क्या था। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन कैबिनेट मिशन के बारे में बनते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो वो सारे के सारे क्वेश्चन सारे के सारे पॉइंट्स मैं आपको वन बाय वन यहाँ पर बताऊंगा। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या था? तो वो था यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि
राज्यों का संघ। तो भारत जो है तो राज्यों का संघ होगा। यह भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में बताया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो भारत जो है तो राज्यों का संघ होगा, ये बताया गया है आर्टिकल 1 में। पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कैबिनेट मिशन की। तो सबसे पहला पॉइंट, कैबिनेट मिशन की स्थापना कब की गई थी? तो कैबिनेट मिशन की स्थापना की गई थी 1946 में। और उस समय ब्रिटेन का पीएम कौन था? तो उस समय ब्रिटेन का पीएम था एटली। अब हुआ क्या, 1946 में ब्रिटेन का जो पीएम था एटली, उसने भारत में 3 सदस्यीय यानी कि 3 सदस्यीय शिष्टमंडल भेजा था। और वो 3 सदस्यीय शिष्टमंडल क्या था? तो वो था कैबिनेट मिशन। ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि ये जो कैबिनेट मिशन था, इसमें 3 लोग थे। अब वो 3 सदस्य कौन-कौन से थे, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, दूसरे नंबर पर थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और तीसरे नंबर पर थे एवी अलेक्जेंडर। तो आपको पता चल गया कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे, 3 लोगों के नाम आपको पता चल गए। तीसरा पॉइंट यहाँ पर बनता है कि कैबिनेट मिशन दिल्ली कब आया था? देखो 2 पॉइंट्स में आपको बताऊँगा और दोनों ही पॉइंट्स में आपको कन्फ्यूज़ किया जाता है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन दिल्ली कब आया था? और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन जब दिल्ली आ गया, तो इसने दिल्ली आने के बाद कब अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था? तो दोनों पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। जब भी आपसे पूछेंगे कैबिनेट मिशन दिल्ली कब आया, तो ये आया था 24 मार्च। देखो पूरी की पूरी एग्जैक्ट डेट आपको ध्यान में रखनी है। तो कैबिनेट मिशन दिल्ली आया था 24 मार्च 1946 को। बट इसने अपने प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया था? तो इसने अपने प्रस्ताव को 16 मई 1946 को प्रस्तुत किया था। और ये दोनों की दोनों डेट्स बहुत बार बहुत से एग्जाम्स में कंफ्यूज करती हैं, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। ये 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, ये आपको पता होने चाहिए। सबसे मेन बात, कैबिनेट मिशन का मूल उद्देश्य क्या था? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो भारत में एक तो पूर्ण स्वराज्य लाना और संविधान तैयार कर करके एक अस्थायी सरकार की स्थापना करना जो है तो कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जितने भी पॉइंट्स इस क्वेश्चन से संबंधित बन सकते थे, वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए, तो वो आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही होगी तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपके कोई भाई-बहन या फिर दोस्त गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों, तो उनके पास भी हमारी वीडियोज़ को शेयर कर दिया करें। बाकी अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो वहाँ पर जाकर भी फॉलो ज़रूर कर लें। लिंक देखो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार इंस्टाग्राम पे जाकर के आप लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी होगी, तो आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज द एलिमेंट्री एजुकेशन मेड ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ए? तो किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 ए के अंतर्गत मौलिक अधिकार बनाया गया था? अब ये क्वेश्चन देखो बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को आर्टिकल 21 ए के अंतर्गत मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो वो बनाया गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आप सभी को पता है बहुत से संविधान संशोधन हुए थे, जो कि आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि सबसे पहले बेसिक से बात करते हैं, पहला संविधान संशोधन तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1951 को। और ये था क्या? तो इसमें हुआ क्या था? तो भूमि सुधार से संबंधित था पहला संविधान संशोधन अधिनियम। यानी कि यहाँ पर जमींदारी व्यवस्था को खत्म कर दिया गया था। और इसी के द्वारा आप सभी को पता है कि 9वीं अनुसूची यहाँ पर जोड़ी गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, 7वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1956 में। और ये जो है तो राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित था। यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर 14 राज्य और 6 यूटी यानी कि 14 राज्य और 6 जो यूनियन टेरिटरी थी, उनका गठन यहाँ पर किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, 36वां संविधान संशोधन ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये कब हुआ था? तो 36वां संविधान संशोधन ये हुआ था 1975 1975 को। यहाँ पर हुआ क्या था? जो सिक्किम था, तो सिक्किम को हमने जो है तो एक पूर्ण राज्य का दर्जा यहाँ पर दे दिया था। अच्छा, कौन से नंबर का जो है तो सिक्किम राज्य बना था, वो देखो आप नीचे कमेंट में मुझे बताओगे। अगर आपको नहीं आता है, मैं आपको बार-बार बोलता हूँ, गूगल पे जाओ, सर्च करो, बुक्स खोलो, सर्च करो और सर्च करने के बाद आकर के इस वीडियो के नीचे कमेंट करो। मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ कि कमेंट करने से आपका ही फ़ायदा है। जो चीज़ आप कमेंट कर देते हो, वो चीज़ का आप भी भूलते नहीं हो। तो मेक श्योर कमेंट ज़रूर करें। पहला संविधान संशोधन हमने देखा, 7वां हमने देख लिया, 36वां संविधान संशोधन हमने देख लिया, उसी की तरह हम 42वां संविधान संशोधन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1976 को।
और ये किसके समय में हुआ था? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। तो ये हुआ था इंदिरा गांधी के समय में। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे इसको लाया गया था। इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है और इसी को लोकतंत्र की हत्या भी बोला जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1978 1978 में। और ये किसके समय में हुआ था? ये इंपॉर्टेंट है। तो ये किसके समय में हुआ था? तो मोरारजी देसाई के समय में यह हुआ था। और यहाँ पर हुआ क्या था? तो संपत्ति का जो हमारा मूल अधिकार हुआ करता था, तो उसको समाप्त करके एक कानूनी अधिकार बनाया गया था और कानूनी अधिकार जो है तो आर्टिकल 300 क में इसको रखा गया था। ये भी आप सभी को पता होगा। तो 44वां भी हमने देख लिया, 42वां भी हमने देख लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 52वां संविधान संशोधन, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1985 में। और किसके समय में हुआ था? राजीव गांधी के समय में हुआ था। और ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। और ये किससे संबंधित था? तो यह एंटी डिफेक्शन यानी कि दल बदल से संबंधित था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पर पूछता हूँ, एक 73वां संविधान संशोधन और एक 74वां संविधान संशोधन, ये दोनों किस से संबंधित हैं? वो आप नीचे कमेंट में मुझे बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, तो भारत के संविधान का आर्टिकल 368 संबंधित है। तो वो किससे संबंधित है? तो वो है भारतीय संसद की संविधान में संशोधन की शक्तियों से संबंधित। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब भी आपसे पूछेंगे आर्टिकल 368 यह किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा संशोधन से संबंधित यानी कि अमेंडमेंट से संबंधित है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये तो हमने देखा आर्टिकल, कई बार आपसे भाग भी पूछेंगे यानी कि पार्ट भी पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग या फिर कौन सा पार्ट संशोधन यानी कि अमेंडमेंट से संबंधित है। तो वो है भाग 20। ये भी आपको पता हो चल गया। अच्छा, ये जो हमने संशोधन की शक्ति है, संशोधन भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, ये किस देश के संविधान से बोरो की हुई है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हमने की है साउथ अफ्रीका देश के संविधान से बोरो, ये भी आपको पता चल गया। अब संविधान संशोधन की यहाँ पे बात आई थी, तो संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है वो भी आप सभी को पता होना चाहिए। तो हमारे भारतीय संविधान में जो संशोधन किया जाता है वो 3 प्रकार से हो सकता है। सबसे पहले प्रकार में जो है तो साधारण बहुमत यानी कि सिंपल मेजॉरिटी से हो जाता है। और दूसरा प्रकार में हमको चाहिए विशेष बहुमत, यहाँ पर क्या चाहिए? विशेष बहुमत। और तीसरे प्रकार में क्या होगा? तो तीसरे प्रकार में एक तो हमको चाहिए विशेष बहुमत और साथ ही साथ आधे स्टेट्स जो है तो सहमत होने चाहिए। आधे स्टेट्स से क्या मतलब है? जैसे हमारे जो है तो 28 स्टेट्स हैं, तो आधे स्टेट्स कितने हो गए? तो वो हो गए 14। यानी कि एक तो विशेष बहुमत चाहिए और 14 स्टेट्स यहाँ पर सहमत होने चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया? संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है? 3 प्रकार से। एक तो साधारण बहुमत से हो सकता है, सिंपल मेजॉरिटी से हो जाता है। एक विशेष बहुमत से होता है और एक विशेष बहुमत और आधे स्टेट्स यहाँ पर सहमत होने चाहिए। बिल्कुल छोटे-छोटे की पॉइंट्स हम यहाँ पर देखेंगे। बिल्कुल बर्डन आप पर नहीं डालेंगे और आपको बर्डन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-थोड़ा करके ही हम यहाँ पर सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आधार इज़ ए प्रोग्राम, तो आधार एक कार्यक्रम है। अब ये एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है तो आपके हमीरपुर बोर्ड में पूछा गया है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया हुआ है। अब देखो कितना बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। अब ये होते हैं बेसिक ही क्वेश्चंस। आपको भी पता है कि एग्जामिनर इतने भी टफेस्ट एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पूछता है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस ही आपसे पूछे जाते हैं। जिस तरह से अभी यहाँ पर पूछा गया है कि आधार किस तरह का कार्यक्रम है, तो आप सभी को पता है कि आधार कार्ड क्या करता है? तो भारतीय निवासियों को पहचान प्रदान करने का जो है तो काम होता है आधार प्रोग्राम। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, टू प्रोवाइड आइडेंटिटी टू इंडियन रेजिडेंट। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब जिस तरह से इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि आधार एक प्रोग्राम है, उसी तरह से आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में एग्जामिनर थोड़ा सा लिंक करके इस क्वेश्चन को पूछ सकता है कि आधार कार्ड में कितने विशिष्ट अंकों की संख्या होती है, या फिर आपसे ये पूछ सकता है कि आधार कार्ड को किसके द्वारा जारी किया जाता है, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि आधार कार्यक्रम को पहली बार भारत में कब शुरू किया गया था। तो हर एक तरह से हमको जो है तो रेडी रहना है। जिस भी तरह से एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछना चाहता है वो हमको आने चाहिए। तो पहले तो आपको यही पता चल गया कि आधार कैसा एक कार्यक्रम है, भारतीय निवासियों को पहचान प्रदान करने का यह एक कार्यक्रम है। दूसरा क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, ये जो आधार कार्ड होता है, इसमें कितने विशिष्ट अंकों की संख्या होती है? तो ये होती है 12 अंकों की विशिष्ट संख्या, ये आपको पता चल गया। दूसरा क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि आधार कार्ड को किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आधार कार्ड को जारी किया जाता है यूआईडीएआई यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है तो आधार कार्ड को जारी किया जाता है। और ये क्वेश्चन देखो बहुत बार सेंट्रल लेवल के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये आपको ध्यान में रखना है और ये क्वेश्चन जो है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तीसरा क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि आधार कार्यक्रम को पहली बार भारत में कब शुरू किया गया था। तो एग्जैक्ट पूरी की पूरी डेट आपको ध्यान में रखनी है कि 28 जनवरी 2009 को भारत में पहली बार जो है तो आधार कार्यक्रम को शुरू किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। ये होते हैं फैक्चुअल क्वेश्चंस जो कि हर एक बच्चे को पता होने ही होने चाहिए। एग्जामिनर आपसे कहीं से भी क्वेश्चन जो है तो पुट कर सकता है। हर चीज़ के लिए आपको यहाँ पर रेडी रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हेन वाज द सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीपी मंडल अपॉइंटेड। तो बीपी मंडल की अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग कब नियुक्त किया गया था। अब देखो थोड़े दिन पहले जो हमने पॉलिटी की क्लास डिस्कस की हुई थी तो वहां पर मैंने आपको पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बताया हुआ था कि पहला जो पिछड़ा वर्ग आयोग था उसको कब नियुक्त किया गया था और किसकी अध्यक्षता में वह नियुक्त किया गया था। आज मैं आपसे यहाँ पर पूछ रहा हूँ कि दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग कब नियुक्त किया गया था। पहला पॉइंट तो आपका यहीं पर क्लियर हो गया कि दूसरा ये जो पिछड़ा वर्ग आयोग था यह किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। तो यह बीपी मंडल की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बीपी मंडल की अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग कब नियुक्त किया गया था। तो ये किया गया था 1979 की यह बात है। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब एग्जामिनर आपसे किसी भी तरह से क्वेश्चंस को पुट कर सकता है। आपसे यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि जब दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था 1979 में, उस समय किनकी यहाँ पर गवर्नमेंट हुआ करती थी। तो भारत सरकार में जो है तो किनकी गवर्नमेंट थी, तो वो थी जनता पार्टी की गवर्नमेंट। और एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि उस समय हमारे पीएम कौन थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो वह कौन थे, तो वो थे मोरारजी देसाई। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आपको हर एक तरह से जो है तो रेडी रहना है। जिस भी तरह से एग्जामिनर चाहता है वो आपको रेडी रहना है। जिस भी तरह से आपसे क्वेश्चन को पुट किया जाएगा आपको हर एक चीज़ के लिए रेडी रहना है। तो हमने यहाँ पर पूरे के पूरे पॉइंट देख लिए। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बीपी मंडल की अध्यक्षता में हुआ था और ये कब गठित किया गया था, 1979 में। उस समय हमारे पीएम कौन थे, तो वो थे मोरारजी देसाई। और जनता पार्टी की सरकार जो है तो उस समय हुआ करती थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब ये तो हमने देखा दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग। मैंने आपको थोड़े दिन पहले जो तो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बताया हुआ था, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग था वो किन की अध्यक्षता में किया गया था, तो वो नियुक्त हुआ था काका कालेकर की अध्यक्षता में। ये आपको पता होना चाहिए। और ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1953 1953 में इसको जो है तो नियुक्त किया गया था। ये आपको पता होना चाहिए। और किस आर्टिकल के तहत जो है तो पहले पिछड़े वर्ग आयोग को जो है तो शुरू किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आर्टिकल 340 आर्टिकल 340 के तहत इसको जो है तो शुरू किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक बिल्कुल ही बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पर पूछूंगा। 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग जो है तो गठित किया गया था काका कालेकर की अध्यक्षता में। तो 1953 में हमारे पीएम कौन थे, वो आप नीचे कमेंट में मुझे बताओगे। अब यहाँ पर कुछ और भी क्वेश्चंस की अगर बात कर लें, जैसे कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, एक आपसे पूछा जाता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, और एक आपसे पूछा जाता है नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लास। इन तीनों के बारे में आपसे आर्टिकल पूछे जाते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। तो जब भी आपसे पूछेंगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए एक नेशनल कमीशन होगा, ये किस आर्टिकल में कहा गया है, तो ये कहा गया है आर्टिकल 338 में। ये आपको पता चल गया। दूसरा क्वेश्चन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब यानी कि शेड्यूल ट्राइब के लिए एक नेशनल आयोग होगा, राष्ट्रीय आयोग होगा, ये कहाँ पर कहा गया है, तो ये कहा गया है आर्टिकल 338 क्लॉज ए में। ये आपको पता चल गया। तीसरा क्वेश्चन, नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक नेशनल आयोग की स्थापना की जाएगी, ये किस आर्टिकल में बताया गया है, तो ये बताया गया है आर्टिकल 338 क्लॉज बी में। और ये तीनों के तीनों आर्टिकल्स बहुत बार देखो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखने हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पर पूछूंगा, पिछली ही वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया हुआ था, वो मैं आपसे यहाँ पर पूछूंगा। तो क्वेश्चन ये है कि जो लोकसभा है, तो लोकसभा में एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट और एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब, तो लोकसभा में एससी और एसटी के लिए सीटों के आरक्षण की बात कही गई है, तो वो कौन से आर्टिकल में बात कही गई है, वो देखो आपको नीचे कमेंट में मुझे बताना है। ये मैंने आपको करवाया हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी डेज नोटिस इज गिवन टू द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया के समय राष्ट्रपति को कितने दिन का नोटिस दिया जाता है। आप सभी को पता है जब भी राष्ट्रपति की बात आती है
तो राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उनको मैं आपको बार-बार यहाँ पर रिवाइज़ करवाता हूँ। अब यहाँ पर मैं हर एक पॉइंट जो भी राष्ट्रपति से बन सकता है, राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बन सकते हैं, वो मैं आपके सामने हर बार जो है तो लेकर के आ रहा हूँ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है, तो महाभियोग जब राष्ट्रपति पर लगाया जाता है, तो उसकी सूचना पहले राष्ट्रपति को देनी पड़ती है। तो वो कितने दिन पहले देनी पड़ती है, वही आपसे पूछा गया है। तो वो देनी पड़ती है 14 दिन का नोटिस यहाँ पर देना पड़ता है। 14 दिन पहले जो है तो राष्ट्रपति को बताना पड़ता है कि हम आपके ऊपर महाभियोग प्रक्रिया स्टार्ट करने वाले हैं। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है तो स्टार लाइनर क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब राष्ट्रपति की यहाँ पे बात आई है, तो राष्ट्रपति से जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स बनते हैं, वो मैं आपको वन बाय वन यहाँ पर बताऊँगा। जैसे कि राष्ट्रपति की चर्चा भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में की गई है? आर्टिकल 52 में की गई है। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है तो राष्ट्रपति में निहित होगी, ये कहा गया है आर्टिकल 53 में। उसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में आर्टिकल 54 में बताया गया है। राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण का उल्लेख आर्टिकल 60 में किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि आपसे इसी क्वेश्चन में पूछा गया था महाभियोग से संबंधित। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो वो बताया गया है आर्टिकल 61 में, ये भी आपको पता चल गया। उसी के द्वारा राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का वर्णन ये बताया गया है आर्टिकल 72 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति की वेटो पावर का उल्लेख आर्टिकल 111 में बताया गया है। और मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति का वर्णन आर्टिकल 123 123 में किया गया है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं आपको राष्ट्रपति के बारे में बहुत बार हर बार जो है तो बताता हूँ, ये आपने याद करने हैं। मैं आपको बार बार यहाँ पर बोल रहा हूँ, आगे आने वाले एग्जाम्स में यहीं से जो है तो क्वेश्चंस आपसे पुट होंगे। बाकी कुछ और भी क्वेश्चंस की अगर बात करें, अच्छा क्वेश्चंस मैं आपसे यहाँ पर पूछता हूँ, कुछ बेसिक से क्वेश्चंस है। एक तो मैं आपसे पूछता हूँ उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, इनकी चर्चा भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में की गई है, वो आप नीचे कमेंट में मुझे बताओगे। दूसरा क्वेश्चन, महान्यायवादी जिनको अटॉर्नी जनरल बोला जाता है, तो महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल की चर्चा भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में की गई है, वो आप नीचे कमेंट में मुझे बताओगे। और तीसरा क्वेश्चन, सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इनकी चर्चा भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में की गई है, वो भी आप नीचे कमेंट में मुझे बताओगे। बाकी मैं आपको बार-बार यहाँ पर बोल रहा हूँ, अगर कोई बच्चा बिल्कुल बेसिक से तैयारी कर रहा है या जब भी आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक में आ जाएँ, देखो ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं। जो हमने प्रीवियस 31 वीडियोज़ जो है तो प्रीवियस पॉलिटी की डिस्कस की हुई है। आप सभी को पता है, हमीरपुर बोर्ड में जो भी प्रीवियस जो है तो पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो टोटल 31 वीडियोस हमने यहाँ पर डिस्कस की हुई हैं। आपको टोटल 31 वीडियोस तो नहीं देखनी है, आप लास्ट की जो है तो 15 या फिर 20 वीडियोस जरूर से देखनी ही देखनी है। जिन भी बच्चों के एग्जाम्स नज़दीक में आ जाएँ, उनको जो है देखनी ही देखनी है। इससे होगा क्या, इससे आपको भी पता चलेगा कि हमीरपुर बोर्ड में पहले किस तरह से क्वेश्चन जो है तो पुट किए जाते थे, किस तरह से एग्जामिनर एक ही क्वेश्चन को लिंक करके बहुत से फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके आपको कन्फ्यूज़ किया जाता था। तो वही आपको यहाँ पर चेकआउट करना है। टोटल जो है तो 31 वीडियोज़ हमने डिस्कस की हुई हैं पॉलिटी की, वो आपको ज़रूर से जो है तो चेकआउट करनी ही करनी है। बाकी जो हमने प्रीवियस 31 ये वीडियोज़ डिस्कस की हुई हैं, वो आप अभी जो है तो स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो देखो गाइज़, ये थे हमारे कुछ एक क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।